मर्सिडीज की सवारी हथियारबंद निजी सुरक्षा कर्मियों का घेरा, फर्राटेदार अंग्रेजी और खालिस्तान के विचार में पूरी तरह से रचा बसा। दुबई, कनाडा, यूरोप से पैसों की बारिश और खालिस्तान का नया चेहरा। करीब 6.5 फीट कद का शख्स अमृतपाल सिंह, आईबी रो, एनटीआरओ समेत कई केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल सिंह की कुंडलियां खंगाल रही हैं। भारतीयता को धत्ता बताकर खुद को खालिस्तानी बताने वाला, भारत की खाकर भारत के टुकड़े करने के सपने संजोने वाला अमृतपाल अब केंद्र सरकार की रडार पर है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने क्या एक्शन लिया है उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया देख चुकी है। पुलिस के हाथ में डंडे देकर हथियारबंदों के सामने फेंक देने वाले भगवंत मान के भरोसे पंजाब को नहीं छोड़ा जा सकता। आज बात होगी रो और आईबी की और उनके ताबड़तोड़ एक्शन की। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पंजाब में आतंक का नया नाम पनप रहा है। नाम है अमृतपाल सिंह। दुबई से तामझाम समेट कर आया है और आते ही वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया बन बैठा और शुरू कर दिया खौफ का नंगा नाच। इस वक्त पंजाब अगर किसी की उंगली पर नाच रहा है तो वो नाम है अमृतपाल सिंह। ये भिंडरावाला की राह पर आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के लिए सिरदर्द, अलगाववादी या फिर विदेशी एजेंसियों का मोहरा, जिसकी फंडिंग यूरोप और कनाडा जैसे देशों से चल रही है। केंद्रीय एजेंसियां पूरी गंभीरता से सारी कड़ियों को जोड़ रही हैं और खंगाल रही हैं। रो ने विदेश में बैठे करीब 130 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जो खालिस्तान की मुहिम के पीछे हैं और इनसे अमृतपाल का भी कथित तौर पर कनेक्शन है। एजेंसियां आईएसआई और पाकिस्तान से इतर अमृतपाल की जड़ों को कुरेद रही हैं। जो इनपुट मिले हैं उससे अमृतपाल के खतरनाक इरादों का संकेत मिलता है। उसका दुबई के अलावा ब्रिटेन, कनाडा में मजबूत नेटवर्क मिलता है। अन्य देशों में भी खालिस्तान समर्थक फॉलोअर उसके साथ हैं। अमृतपाल सिख युवाओं को बरगलाकर एक बड़ी फौज तैयार कर रहा है जिससे पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को सीधी चुनौती दी जा सके। हथियारबंद लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मान रहे हैं कि अमृतपाल के इर्द गिर्द अत्याधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। इस जखीरे की बानगी को पंजाब सरकार देख भी चुकी है और उसके सामने घुटने भी टेक चुकी है। और खौफ देखिए, जिस आरोपी को अपहरण के चार्ज में पकड़ा गया था उसे छोड़ चुकी है, वो भी सिर्फ एक अल्टीमेटम पर। अमृतपाल के एक अल्टीमेटम ने पंजाब सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। पंजाब सरकार की असलियत को बेनकाब कर दिया। कितनी हैरानी की बात है, पंजाब ये काले दिन पहले भी देख चुका है। उसके बाद भी पंजाब के हुक्मरानों का मौन रहना इस बात का पुख्ता सबूत है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या पंजाब एक बार फिर से 84 जैसी आग में धधकने की राह पर अग्रसर हो चला है? अमूमन अमृतपाल सिर पर नीले रंग की पग, शरीर पर सफेद रंग का बाना और हाथ में तलवार रखता है। वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया अमृतपाल खुद को गर्व से खालिस्तान का समर्थक बताता है। एक अधिकारी ने कहा कि अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में 23 फरवरी को हजारों लोगों की भीड़ जिस तरह से अमृतसर के अजनाला थाने में घुस गई थी, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी हुई है। गृह मंत्रालय ने भी इसका संज्ञान लिया। अधिकारी ने आगे बताया, अमृतपाल पर कोई कार्रवाई नहीं होना कानून व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ मामला है। अगर जरूरत के मुताबिक कोई कार्रवाई होगी तो उसमें भी कानून व्यवस्था का पहलू सर्वोपरि होगा। यहां सोचने वाली बात यह भी है कि अगर लवप्रीत तूफान निर्दोष था, उसे कानूनी दांवपेच के चलते रिहा कर दिया गया, लेकिन क्या अजलाना थाने को बंधक बनाना, एक आदमी के इशारे पर वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना नहीं था? क्या उसके लिए अमृतपाल पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और सरकार का यही रवैया सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ाने वाला है और सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करने वाला है। लेकिन सरकार मौन है। भगवंत मान मीडिया के सामने आते हैं और लीपापोती करके निकल लेते हैं। भगवंत मान कहते हैं एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सरकार आज भी हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही है। और हद तो देखिए, साथ में ताली भी बजा रही है।
अमृतपाल खुद को जरनैल सिंह भिंडरावाला के पैर की धूल के बराबर भी नहीं होने का दावा करता है, लेकिन ये सच्चाई है कि वो पूरी तरह से भिंडरावाला के रंग ढंग पर चलने की कोशिश कर रहा है। उसके निवास पर भिंडरावाला की तस्वीर है, वो खुद को भिंडरावाला का अनुयायी भी बताता है। पंजाबी के अलावा अंग्रेजी पर उसकी मजबूत पकड़ है से अच्छी शिक्षा और प्रोफेशन वाले युवाओं के साथ उसका कनेक्शन मजबूत हो रहा है। यूरोप के देशों से इसका निरंतर संपर्क बना हुआ है। अमृतपाल अच्छी हिंदी और उर्दू भी जानता है। अमृतसर से करीब 40 किलोमीटर दूर जल्लूपुर खेड़ा गांव में अमृतपाल सिंह का घर है। घर के ऊपर सिख धर्म के लहराते झंडे हैं। हाथ में कटार, तलवार और बंदूकें लिए कई सेवादार हर पल अमृतपाल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। एक अधिकारी का कहना है, बंदूक और तलवारें सिख धर्म के अंतर्गत स्वीकार्य हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में बंदूकों से घिरे रहने को अमृतपाल सुरक्षा के लिए जरूरी बताता है। एजेंसियां इस बात की पुख्ता जानकारी कर रही हैं कि अमृतपाल के साथ रहने वाले लोगों के पास कितने लाइसेंसी और कितने गैर लाइसेंसी हथियार हैं, क्योंकि ए सीरीज के हथियारों के अलावा कुछ कार्बाइन और ऐसे अन्य हथियारों के बारे में जानकारी मिली है जिनका लाइसेंस सरकार नहीं देती। जब अधिकारी ए सीरीज का जिक्र करता है तो आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि ए सीरीज के हथियार जैसे AK-47 कार्बाइन का इंतजाम करना कोई हंसी खेल का काम नहीं हो सकता। हथियारों का बड़ा जखीरा अमृतपाल के पास मौजूद है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर इस बात का पता नहीं चल पाया है कि असल में कितने हथियार इसके पास हैं और कितनी बड़ी फौज की ये तैयारी कर रहा है। अब ये भी सुन लीजिए कि ये खालिस्तान की नींव कब पड़ी और कैसे पड़ी। 1929 में शुरू हुआ खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू होती है। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग की। ये मांग आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंद साहिब रिजोल्यूशन का ही कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरावाला। रागी के तौर पर सफर शुरू करने वाले भिंडरावाला आगे चलकर उग्रवादी बन गया। 1982 में भिंडरावाला ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। उस वक्त देश में इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी और पंजाब के साथ साथ अलगाववाद देश के कई हिस्सों से सर उठा रहा था। कश्मीर भी उनमें से ही एक था। कई किताबों में ऐसा जिक्र भी मिलता है कि उस वक्त की सरकार ने ही भिंडरावाला को पालने पोसने का काम किया था, और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस अलगाववाद पर बात करने के लिए भिंडरावाला को बातचीत की मेज पर दिल्ली आने का न्योता दिया था, तो भिंडरावाला ने साफ इनकार कर दिया था। और सिर्फ इनकार ही नहीं, उसका कहना था कि अगर प्रधानमंत्री को बात करनी है तो वो मिलने के लिए पंजाब में आए, वो दिल्ली नहीं आएगा। इस बात से पता चलता है भिंडरावाला की अकड़ और उसके पीछे की ताकत का। उसकी ताकत का सबसे तगड़ा अंदाजा तब पता चला था जब उससे सामना हुआ और सरकार को हवा से हमला करने पर विचार करना पड़ा था। क्या एक बार फिर ऐसा ही संगठन बन रहा है? क्या एक बार फिर से सरकार को झुकाने की तैयारी है? क्या एक बार फिर से यह विचार जन्म ले रहा है, या फिर इसके पीछे भी ताकतें लगी हैं? देशी ताकतों को कहीं विदेशी हाथों का सहारा तो नहीं मिल रहा? यह सोचने का काम है मान सरकार का। लेकिन मान सरकार सिसोदिया को बचाने के लिए दिल्ली में चल रहे तमाशे में तमाशबीन बनी तालियां बजाती रही। अब थोड़ी सी जानकारी इस भिंडरावाला 2.0 की भी आपको बता दूं। अमृतपाल सिंह की उम्र 29 साल है। अमृतपाल का बचपन जल्लूपुर खेड़ा गांव में बीता। यहीं 12वीं तक की पढ़ाई हुई। कपूरथला में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। इसके बाद वो दुबई चला गया। इसने वारिस पंजाब डे की जिम्मेदारी दीप सिद्धू के निधन के बाद संभाली थी। अभिनेता और एक्टिविस्ट संदीप सिंह उर्फ दीप सिद्धू 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने को लेकर खबरों में आया था। वो 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। अपनी मौत से करीब 6 महीने पहले यानी सितंबर 2021 में सिद्धू ने वारिस पंजाब डे की नींव रखी थी। अमृतपाल सिंह दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाता था, लेकिन अब दुबई से काम समेटकर वापस पंजाब आ गया और पंजाब के जो युवा देश से बाहर रहते हैं उनसे भी वापस आकर संगठन से जुड़ने की मांग कर रहा है। आप केंद्र के इस रवैये पर और मान सरकार के रवैये पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।